कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है, क्या है चुनावी संकेत, क्या बेरोजगारी बनेगा एक बड़ा मुद्दा। जी हाँ, बिहार के चुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे। ट्रेंड की अगर हम बात करें तो गठबंधन, महागठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव है। यहाँ भी संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि 2 से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी लूज कर सकती है और वो विपक्ष के खाते में जा सकती है। बात मध्य प्रदेश की करें तो वहाँ भी सरकार पर तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि सरकार ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 7 से 9 सीटों पर कांग्रेस बढ़त हासिल करती नजर आ रही है। इन सबसे इतर जो मुद्दे थे बिहार के, उन मुद्दों पर अगर हम बात करें तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। तेजस्वी ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे पहली कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, और उसके बाद तो ऐसी भीड़ उमड़ी उनकी रैलियों में कि लोग देखते रह गए। हर सर्कस, अब सारे बड़े धुरंधर लोगों ने अपने सर्कस के सारे तीर इस्तेमाल किए, लेकिन कोई भी कारगर साबित ना हुआ और वो आगे निकलते चले गए। ये पहली बार हुआ, ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरे विपक्षी पार्टी की पिच पर आकर के खेलना पड़ा, वरना अब तक तमाम नेतागण भारतीय जनता पार्टी की पिच पर आकर के खेलते थे। लेकिन दिल्ली की बात करें, केजरीवाल ने मजबूर कर दिया उनको अपनी पिच पर खिलाने के लिए। और याद कर लीजिए, ये वही मुद्दे थे, स्वास्थ्य, एजुकेशन और बेसिक चीजें जो थी, आपकी बेसिक नेसेसिटी थी, पानी, बिजली, उन सब पर चुनाव लड़ा गया और केजरीवाल को जीत हासिल हुई। वही दूसरा, तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों का मुद्दा उठाया, बाकी दरकिनार किया और जो बेसिक नेसेसिटी है उसकी बात की, और बाकी जो धुरंधर हैं वो बड़े बड़े तीर चलाते रहे, लेकिन सारे तीर हवा में उड़ गए, कोई काम नहीं आया। अगर कल के चुनावी संकेतों की बात करें तो क्या ये जो चुनाव हुए हैं वो क्या संकेत कर रहे हैं, अब तक उस पर चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच में क्या चुनाव में जो मुद्दा है वो अब बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी करीब, मैंने लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों को रोजगार दिया, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि रोजगार में कहीं कमी आई है। भाजपा का कहना कि हमने लोगों को ऋण मुहैया कराया, लोन दिया, जिससे कि वो अपना स्वरोजगार चला रहे हैं। वो रोजगार की तलाश में नहीं निकले हैं, बल्कि रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार देने वाले बन गए हैं। लेकिन इन सबके बीच जो हमारे यहाँ की मानसिकता है कि हमने बीए किया, एमए किया या कुछ टेक्निकल काम किया तो हमको एक अदद नौकरी चाहिए जिससे कि हम अपना और अपने परिवार का शांतिपूर्वक पालन कर सकें और सर उठा करके जी सकें, पत्नी के सामने सर उठाकर जी सकें, माँ बाप का ऋण अदा कर सकें और एक अच्छा सा जीवन व्यतीत कर सकें। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर चुनाव में ताकत झोंकी थी, जिसका परिणाम 10 नवंबर को आने वाला है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बिहार का चुनाव माना जा रहा है, जिसको लेकर सभी की निगाहें परिणाम पर टिकी हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश की प्रतिष्ठा भी इस वक्त दांव पर लगी है। लेकिन इन सब के बीच जो अहम बात है वो यह है कि सत्ता किसी की भी आए, लेकिन क्या इसके बाद सरकार बेरोजगारी पर गंभीर होगी? देखा जाए तो बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने युवाओं को लुभाने का पूरा प्रयास किया है। तो सवाल उठता है कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वह बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का बड़ा कदम उठाएंगे? और जो लोग
प्रदेश की कमान उस पार्टी का संभाले, उनको बनाने वाले लालू जी हैं। अख्तरुल इस्लाम साहब को अगर मौका किसी ने दिया तो वो आरजेडी ने दिया, लालू जी ने दिया। धोखा देकर के वो भी चले गए थे नीतीश जी के पास, फिर चले गए एक और पार्टी की स्थापना कर दी। लेकिन एक बात समझिएगा, हम किसी के बुराई के लिए हम यहां नहीं आए, हम अपनी बात को रखने आए। और किशनगंज की जनता समझदार है, हमें पता है। ठाकुरगंज की जनता समझदार है कि ये होशियार लोग हैं, वही होशियारी करेंगे जो दिल्ली में और झारखंड में किया। उनसे कहना चाहते हैं, एक ठेठ बिहारी सब पर भारी हाथ की जरूरत नहीं है, और मेरा डीएनए भी शुद्ध है। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन युवाओं के बलबूते उन्हें सत्ता पाने का प्रयास किया है, उन बेरोजगार युवाओं की नजरें तो सीधा मुख्यमंत्री पर होंगी। अगर निगाह डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित बिहार में जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां कर युवाओं को लुभाने का प्रयास किया है, उसके बाद एमपी और यूपी की सत्तासीन सरकारें युवाओं से किए वादों को पूरा करने के लिए क्या करेंगी। साथ ही बिहार में भी जिन सीटों पर जीत मिलती है, तो वहां पर बेरोजगारों को किस तरह से अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ये वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो क्या बेरोजगारी बनेगी एक मुद्दा, और क्या है इन चुनावों के संकेत, हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, राज्य मंत्री हैं। बहुत स्वागत है उपाध्याय जी आपका, और बहुत ही शालीन मंत्री हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात को रखते हैं, ईमानदारी से अपनी बात को रखते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ विनोद चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर हाफिज गांधी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में भूपेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी का। जी सर बताइए, ये चुनाव क्या संकेत दे रहे हैं? एमपी की बात करें, यूपी की बात करें और बिहार की बात करें तो भाई साहब, कल जब चुनाव के परिणाम आएंगे जी, उसके बाद पता लगेंगे। और अभी जो एग्जिट पोल इत्यादि आ रहे हैं, उनके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। कल काउंटिंग है, काउंटिंग के बाद जो परिणाम आएंगे, उसके आधार पर जो मुद्दे होंगे उनका विशेष रूप से फिर पता भी लगेगा और अध्ययन भी होगा। तो इसलिए मैं अभी निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकता। वैसे मेरे हिसाब से तो विकास का मुद्दा ही प्रमुख रूप से था, और मुद्दे जो थे वो भी मुद्दे थे, लेकिन कानून व्यवस्था, विकास, रोजगार, ये सब मुद्दे मिले जुले कई मुद्दे वहाँ थे। बिहार की राजनीति में वंशवाद का भी मुद्दा था, लेकिन अब उनमें से कौन मुद्दा प्रभावी हुआ, ये कल के परिणामों के बाद ही पता लगेगा। जी कल के परिणाम के बाद पता, लेकिन संकेत क्या दे रहे हैं ये बड़ी बात है। रुक करेंगे विनोद जी का। विनोद चतुर्वेदी जी, आपके लिहाज से ये चुनाव क्या संकेत दे रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। जी, बेरोजगारी के मुद्दे को ही तेजस्वी ने उठाया, और जब तेजस्वी ने ये कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कहां से दोगे, कहां से तनख्वाहें दोगे जी। और जब वो मुद्दा चलने लगा तो फिर उन्होंने कहा कि हम 19 लाख दे देंगे। मतलब उसके बाद उन्हें लगा कि ये मुद्दा हमारे हाथ से निकल गया, और फिर उनने कई मुद्दे चलाए, कई वंशवाद चलाया, कई जंगल राज चलाया, यहां तक कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए व्यक्तिगत के इतने बच्चे पैदा कर दिए। लेकिन बिहार की जनता ने इन सारे मुद्दों को झूठा करार दे दिया। और वैसे तो माननीय मंत्री जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। जब हमारे बीडीओ रहे तो मैं ग्राम प्रधान हुआ था, सियासत में आया था। उपाध्याय जी को मैं इसीलिए प्रणाम करता हूं और राजनीतिक गुरु भी मानता हूं कि मेरी भर्ती हुई थी। जब मैं 82 में ग्राम प्रधान हुआ तो मेरे बीडीओ थे माननीय मंत्री जी। जी जी।
तो जो मुद्दा चला है, जी। झूठ खत्म हो गया, सत्य का मुद्दा चलेगा। कल रिजल्ट आएगा। वैसे तो एग्जैक्ट पोल अगर इनके फेवर में होते तो ये यही कहते कि सही है, लेकिन अभी रिजल्ट पे तो रिजल्ट भी सुबह आ जाएगा 2-2:30 बजे तक। जी तो मुद्दा जी बेरोजगारी ही चलेगा और इसी पे तेजस्वी का रात तिलक। ठीक है, मतलब आपने जी ठीक है। डॉक्टर राफिक गांधी जी, आपके हिसाब से ये चुनाव क्या संकेत दे रहे हैं? जिंदगी के लिए जरूरी चीजें हैं, रोजगार है, बिजली है, सड़क है, पानी है। मैं समझता हूँ कि यही मुद्दे जो है प्रमुख रहे थे। और हम ये देख रहे हैं कि कोरोना से पहले भी, कोरोना के बाद तो मंदी है, रोजगार छिन गए हैं करोड़ों की तादाद में, लेकिन कोरोना से पहले भी जो है हमारी जो जीडीपी थी वो बहुत डाउन चल रही थी। जो इकोनॉमी के अंदर मंदी चल रही थी और काफी जो बेरोजगारी की जो दर है वो काफी बढ़ रही थी। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसे कहते हैं वो कोरोना से पहले भी बढ़ रहा था। तो लोगों के अंदर काफी निराशा आ रही थी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या जहां जहां इनकी डबल इंजन की सरकारें हैं, उनसे भी लोगों को निराशा आ रही थी। और जैसे ही तेजस्वी यादव जी ने एक चुनाव में ऊर्जा भरने का काम किया, उन्होंने बेसिक मुद्दे पकड़े। उन्होंने वो मुद्दे नहीं पकड़े जो संवेदनशील हैं या कम्युनल मुद्दे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति करती है। तो तेजस्वी यादव जी ने ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने पहले ही कहा कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, तो जो लोगों की नौकरी छूट गई थी। और बिहार बहुत ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि बिहार में अक्सर लोग जो है बाहर काम धंधा करने के लिए जाते हैं और कोरोना की वजह से उनको आना पड़ा। और किस परेशानियों का सामना करने के बाद वो बिहार पहुंचे थे, ये हम और आपसे छुपा हुआ नहीं है। हजारों किलोमीटर का फासला तय करके ये मजदूर बेचारे भूखे प्यासे रहकर बिहार पहुंचे थे। और ये इलेक्शन ये दिखाता है कि लोगों ने वाकई जो कोरोना में जो दर्द सहा, जो परेशानियां सही, उसको वोट के माध्यम से निकाला है। और ये जो नकारा सरकारें हैं, इन सरकारों को ये बता दिया है, जैसे कि सर्वे दिखाई रहे हैं, कि अब ये जो इनके जो बेकार के मुद्दे होते हैं, जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जो कम्युनल मुद्दे होते हैं, वो इलेक्शन में नहीं चलेंगे, बल्कि जो रोजी रोटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो हावी रहेंगे। और जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने का जैसे ही उन्होंने घोषणा की, तो आप देखिए कि उनकी मीटिंग्स में बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने भी फिर अपनी रणनीति बदली। उन्होंने कहा 19 लाख रोजगार देंगे। तो मुझे समझ नहीं आया कि 19 लाख ज्यादा होता है या 10 लाख ज्यादा होता है, क्योंकि पहले यही लोग कह रहे थे कि कहां से तेजस्वी यादव जो है 10 लाख रोजगार दे पाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने पिच सेट की, उसमें वो बैटिंग कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका दिया कि वो अपनी रणनीति बदलें। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पूरी रणनीति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो जेडीयू है वो पिछड़ते हुए नजर आए हैं। और कल जिस तरह से सर्वे बता रहे हैं, तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी जीत हम समझते हैं कि होने वाली है। नहीं, सिर्फ बिहार की बात नहीं, बात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी है सर। उस पर भी जरा गौर फरमा लीजिए। दोबारा से आएंगे आपके पास में। जी, डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में, राजनीति विश्लेषक हैं। जी डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी, आप मध्य प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, बाकी प्रदेशों में जो उपचुनाव है उनकी बात करें, ये चुनाव क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, एक ये चुनाव हमें तो ऐसा लगता है कि अब एक बदलाव की तरफ, जो सकारात्मक बदलाव होना चाहिए था समाज में, वो एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। पहले जो जातिवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ते थे या धर्म पोलराइजेशन होता था, धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, वो अब थोड़ा सा विकास के मुद्दे की तरफ एक मूवमेंट शुरू हुआ है। अगर जातिवाद को, जैसे अगर हम बिहार से शुरुआत करें, तो बिहार में लालू यादव ने जातिवाद का बड़ा मुद्दा खड़ा किया था और हमेशा जातिवाद के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ते गए। और वहां पर उनकी सीटें ज्यादा नहीं, जहां पर यादव या यमुनाई समीकरण ज्यादा था। इसके बावजूद अब की बार का चुनाव अगर देखा जाए तो शुरुआत हुआ पोलराइजेशन से, लेकिन धीरे धीरे ये पोलराइजेशन एक विकास के मुद्दे, रोजगार, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और विकास के मुद्दे पर आकर के टिक गया। और इस विकास के मुद्दे को जनता ने बड़े सिर आंखों पर लिया। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे बिहार में माना जाता है कि वहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम है और अर्बन पॉपुलेशन जो है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो भाजपा का समर्थन करता है। जो अनपढ़ वर्ग है, जो रूरल पॉपुलेशन है, वो राजद का समर्थन करता है, जेडी का समर्थन करता है। लेकिन इस वाले मुद्दे पे ऐसा उन्होंने एक तेजस्वी यादव ने अकेले के बलबूते पर एक ऐसा गेम खेला कि सारे नेता धुरंधर एक तरफ रह गए। इवन कि मोदी जी अपनी रैली में जंगल राज का मुद्दा उठाते रहे, 15 साल पहले का मुद्दा उठाते रहे और तेजस्वी ने उसको बड़ी शालीनता पूर्वक
और बड़े ही इत्मीनान से, बड़े धैर्य पूर्वक उसको डिफेंड करते रहे। और डिफेंड क्या किया उन्होंने, बल्कि उसका विकास का मुद्दा उठा करके वो जवाब देते रहे। इसके बाद योगी जी की रैली होती है। योगी जी की रैली में भी बहुत सारी पॉपुलेशन उमड़ी। सीमांचल का जब चुनाव हो रहा था 7 तारीख को, तो उसको लेकर के ये कहा जाता है कि जो राय लॉबी है या भूमिहार लॉबी है, वो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है। अब की बार उस भूमिहार लॉबी में सीमांचल के एरिया में भी बिखराव देखने को मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कि विकास के मुद्दे पर। यदि कुछ लोगों ने, जिनको पिछड़े इलाकों में जाकर के जहां उज्ज्वला योजना का लाभ मिला हुआ है या राशन मिल रहा है, उन लोगों को थोड़ा सा उन लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा। लेकिन इसके बावजूद एक मुद्दा जो वहां बहुत जबरदस्त छाया रहा, वो था माइग्रेशन का। माइग्रेशन में जब कोरोना काल में लोग यहाँ वापस आए, तो वो उनको यहाँ पर वो चीज नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद में वो आए थे। अपने घर से भी दुत्कारे गए, तो वो उनको वापस लौटना पड़ा। वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। और इस मुद्दे को अब पॉजिटिव विकास के मुद्दे की तरफ चल रहे हैं, तो ये एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि अब वापस हम अपने उन मुद्दों पर आ रहे हैं, बुनियादी मुद्दों पर आ रहे हैं जिसकी जरूरत है, जिसकी दरकार है। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। यहाँ सारे लोग दिग्गज बैठे हुए सब ये कह रहे हैं कि अब बुनियादी मुद्दों की ओर लौट रही है जनता। आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ भी अभी तक जो आकलन दिखाई दे रहे हैं, 2 से 3 सीटें आप लूज कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारे मित्रों ने कहा है, हम स्वागत करते हैं। अगर देश में विकास के मुद्दे पर चुनाव होने लगे तो इससे और अच्छी स्थिति कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, प्रजातंत्र में विकास सबसे आवश्यक होता है, और सारी पार्टियां अगर उस पर लड़ने लगे तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे देश में काफी लंबे अरसे तक ऐसी स्थितियां रही हैं कि जहां तमाम ऐसे मुद्दे प्रभावी हो जाते हैं जो जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर लोगों को गोलबंद करते हैं। अगर इससे निकल करके हम केवल विकास की बात करें दलों के रूप में या प्रत्याशियों के रूप में, तो मैं ये बात आपकी ठीक है चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आपकी बात ये ठीक है। लेकिन सवाल ये होता है, जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, जिस तरह से ये सारे सर्वे दिखाए जा रहे हैं, उससे क्या लगता है कि आपके मंदिर मुद्दे को, 370 मुद्दे को, और ये जो हिंदू मुस्लिम है, इसको अब जनता धीरे धीरे नकारने लगी है? देखो, तो कभी कोई नकार सकता नहीं। अभी जिस दिन शिलान्यास हो रहा था, तो कांग्रेस के सारे प्रवक्ता मैं देख रहा था कि राम का गुणगान कर रहे थे, भजन गा रहे थे। सारे मैंने प्रवक्ताओं को देखा था। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किए तो सब राम भज राम चंद्र कृपाल भजमन हरण भव दारुण, मैंने सबको सुना था। ऐसे भी प्रवक्ता जो सामान्यतया हिंदुत्व के पक्ष में नहीं बोलते, तो राम नहीं, वो बात तो ठीक है। आपने कांग्रेस को अपनी पिच पर खेलने पर मजबूर किया, उपाध्याय जी, ये तो बात ठीक है। लेकिन 2 राज्यों की सरकार, जब से 19 में सरकार बनी है केंद्र में, उसके बाद से 2 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, वहां के 2 युवाओं ने आपके सारे ये जो मुद्दे हैं उसको धराशायी कर दिया। चाहे बात दिल्ली की करें, हम केजरीवाल की करें, चाहे हम बिहार की बात करें, जो संकेत आ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, ये परिणामों के बाद बहुत से आकलन होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूं कि कभी भी राम का मुद्दा और हिंदुत्व का मुद्दा मिनिमाइज नहीं हो सकता। उन मुद्दों के साथ तमाम मुद्दे जुड़ करके और भी तरह की चीजें जुड़ सकती हैं, लेकिन ये मुद्दे अस्थायी हैं और अब इनको कोई भी इनका नहीं सर, ये मुद्दे स्थायी हैं। ये मानता हूं कि देश में करोड़ों हिंदू हैं, हम लोग सब लोग राम को पूजते हैं, मानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि राम के नाम पर ही वोट कब तक? क्यों नहीं जी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 27% स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। बुनियादी शिक्षा की बात ही नहीं होती है, उसकी दुर्दशा इतनी है। रोजगार पर बात ही नहीं होती है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बना रहे हैं। तो क्या जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है? आप समझा नहीं पा रहे? आपने देखा ही है जनता ने किस तरह का नहीं, वो तो बिहार में भी कर रहे थे रैली सर ना, लगातार 3-3, 4-4 रैली कर रहे थे। मिला था जब मोदी जी का चुनाव था, और मोदी जी के मुद्दे तो हमेशा विकास के और राष्ट्रवाद के मुद्दे ही रहते हैं।
हमारी जो अगर उत्तर प्रदेश की बात आप करें तो उत्तर प्रदेश में भी हम विकास की बात करते हैं। अब मैं अगर आप समय दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से गिना सकता हूं, और अगर समय ना हो तो मैं संक्षेप में ही कह सकता हूं। संक्षेप में बता दीजिए सर, समय कम है। एयरपोर्ट बनाने का काम हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बना। गड्ढे मुक्त नहीं हुए सड़कें सर आपकी, माफ करिएगा, वो भी मुक्त हो जाएंगे। हम लोग भूपेंद्र जी आपके पास जी 4 साल से हम लोग देख रहे हैं जो सड़कें बनने का सिलसिला चलता था वो इधर थमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर पूरी तेजी से हम सड़कें बना रहे हैं, और हमारी योजना है कि जब 5 साल पूरे होंगे तब तक जो मानक है, मैंने 250 की आबादी और नो कनेक्टिव, मतलब 4 साल नहीं बनाएंगे, 5वें साल बना देंगे आप। टीटी वाली जो सड़कें 250 की आबादी तक 100% ऐसे गाँव को जोड़ देंगे, ये हमारी योजना। अच्छा सर एक चीज बता दीजिए, सवाल ये है कि क्या आप लोग कह रहे हैं कि हम रोजगार नहीं दे रहे हैं बल्कि रोजगार देने वाला बना रहे हैं, बाकी पार्टियां रोजगार देने के नाम पर वोट हासिल कर ले रही हैं, तो क्या आप अपनी बात को ढंग से समझा नहीं पा रहे क्या, या जनता समझ नहीं पा रही है कि उसको मालिक बनना है, उसको नौकर नहीं बनना है? लघु मध्यम उद्योग का जो सेंटर है, ये उद्योग सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। हमने अभी कोरोना काल में 14 मई के बाद से 4,32,000 पुरानी इकाइयों को और 3,24,000 नई इकाइयों को हम लोगों ने 17,66। नहीं, बात तो सब है ठीक आपकी, ओडीओपी के प्रोडक्ट आपके अमेजन में भी बिक रहे हैं, 250 करोड़ के प्रोजेक्ट बिक गए हैं, उसमें सब ठीक है। मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूं सर ना कि आप लोग रोजगार मतलब मालिक बनाना चाह रहे हैं जनता को, लेकिन जनता मालिक बनने के लिए तैयार नहीं, वो नौकरी मांग रही है। इतने सरकारी विभाग होते हैं जी, उनमें जो लोग रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट जगह खाली होती है। हाँ भूपेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूँ, ठीक है सर, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। विनोद जी के पास चले। विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहा हूं कि राम बताइए, मुद्दा नहीं है, राम आस्था है जी, और अगर मुद्दा होते तो ये मुद्दा 91 से इनकी सरकार ही नहीं जाती। अगर राम, लेकिन अरे सर, लेकिन 3 दशक से नहीं, विनोद चतुर्वेदी जी आप देखिए 3 दशक से इसी मुद्दे ने भाजपा को जीवित रखा है और 3 से लेकर के 303 तक पहुंचा दिया है। तो 91 में ये मुद्दा आया था तो लगातार जीतना चाहिए था इनको जी। तब ये जो है ये तो अभी 2017 में आए हैं, उसके पहले तो इनकी सरकार कहां थी? अरे 2014 में मोदी जी आ गए थे वहां पर। ये भुनाना तो चाहते हैं, लेकिन जनता ने इनको 2017 में ही बहुमत दिया, उसके पहले कब दिया बताओ आप हमको। अच्छा सर ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो लोगों को रोजगार नहीं बल्कि मालिक बनाना चाह रहे हैं, ऋण दे करके वो चाह रहे अपना कारखाना शुरू करिए, खुद मालिक बनिए, रोजगार देने वाला बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग रोजगार देने की बात कर रहे हैं। बरस पूरे हो गए और जिन कामों पे ये कहते हैं कि नोटबंदी हम लाए, जीएसटी लाए, तो इस पे वोट क्यों नहीं मांगते? तब फिर हिंदू मुस्लिम क्यों कहते? तब फिर मंदिर मुद्दा क्यों कहते? अगर इनका काम इतना अच्छा है, विकास कर रहे हैं, तो उस पर वोट मांगे। क्या इन्होंने नोटबंदी पे वोट मांगा, जीएसटी पे वोट मांगा, बेरोजगारी पे? नहीं, तो क्या आपने जीएसटी का मुद्दा उठाया? आपने क्या नोटबंदी का मुद्दा उठाया? उस पर आप चुनाव लड़े, आप ही उस पर चुनाव लड़के जीत लीजिए। हम तो जो अपने मुद्दे हैं, हम तो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते, हम तो कंप्रोमाइज करते नहीं है, हम तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। लेकिन ये बात तो करेंगे सबको साथ लेने की, चलने की, लेकिन जो करते हैं वो सबको दिखाई देता है कि सबका कर रहे या अपना कर रहे, ये जनता जानती है। और एक बार इसका मुद्दा चढ़ता है, उसके बाद मुद्दा उतर जी। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में, दोबारा से रुक करूंगा आपके पास जी। तो सब एक ब्रेक लेने अगर आपकी इजाजत हो,
जी ब्रेक की मजबूरी है हमारी। आ रहा हूँ सर, एक ब्रेक ले लूँ जरा, ब्रेक की मजबूरी है हमारी। जी आ रहा हूँ, दोबारा से आऊंगा आपके पास में। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के पास आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर हाफिज गांधी जी के पास चलेंगे और भूपेन जी के पास भी चलेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो क्या अब सर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि देश में तमाम युवा बेरोजगार है और वो दोनों हाथ से काम मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको काम रोजगार मिलेगा तो हम अपनी तरक्की कर पाएंगे, प्रदेश की तरक्की कर पाएंगे, देश की तरक्की कर पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो लोगों को मालिक बनाना चाहती है, नौकर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन देश की जनता है कि नौकर बनने के लिए तैयार है, मालिक बनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या ये बेसिक डिफरेंस है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव का रण। जीतेगा विपक्ष या योगी होंगे बम बम? 7 सीटों पर कौन पास कौन होगा फेल? हम दिखाएंगे आपको हर सीट का हाल। लगातार कवरेज सुबह 7 बजे से लगातार देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम डॉक्टर हाफिज गांधी जी के पास चलेंगे। डॉक्टर हाफिज गांधी, दो बड़ी बेसिक चीजें हैं। एक, देश में युवा बेरोजगार बहुत याद में है, क्योंकि देश हमारा
बहुत ही यंग है, यंग इंडिया कहलाते हैं। और दूसरी ओर वैकेंसी भी तमाम खाली पड़ी है, लेकिन दोनों के बीच में गैप है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या यही कारण है कि अब दिल्ली के बाद में बिहार में भाजपा का कोई जादू नहीं चल पा रहा है? हाँ, अब जी गांधी जी साहब आप ठीक है, मैं जरा डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी के पास। डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी, मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि एक और तमाम वैकेंसी खाली पड़ी, जैसे हम यूपी की बात करें, यूपी में शिक्षा विभाग में 4.5 लाख वैकेंसी खाली है। दूसरी ओर यूपी टीईटी की बात करें, बीएड टीईटी की बात करें, और तमाम और डीएलएड की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो क्यों इन दोनों के बीच में गैप क्यों आ रहा है? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, सरकारी इच्छा शक्ति नहीं। अगर सितंबर की बात करें, सितंबर में जब लोगों ने आंदोलन शुरू किया, 5 सितंबर को आंदोलन किया, 19 सितंबर को फिर जाकर के आंदोलन किया और मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया, तो फटाफट 2016 से पेंडिंग रिजल्ट आने शुरू हो गए। ये ऐसा करने की नौबत आई क्यों? इसको पहले भी कर सकते थे, ये रिजल्ट पहले भी लाए जा सकते थे। इन पे पहले भी जो कदम अभी उठाए गए, इतना आंदोलन करने के बाद जो उठाए गए, वो कदम पहले भी उठाए जा सकते थे। अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो पुलिस विभाग में इतनी भर्तियां हैं, इतने लोगों पुलिस वालों की कमी है, उसको किया जा सकता है। शिक्षा विभाग में इतने पद खाली पड़े हैं, उनको पूरा किया जा सकता है। बजट में प्रोविजन किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बजट का यूटिलाइजेशन ही नहीं करेंगे तो आप भर्ती क्या करेंगे? तो यहाँ पर हमको लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। नहीं, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कह रही है, मोदी जी भी कहते हैं, हम जनता को मालिक बनाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। देखिए, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है पहले से ही कि आप जितना पैसा दे रहे हैं किसी को मालिक बनाने के लिए, अगर वो सामान कोई भी चीज प्रोडक्ट पैदा कर रहा है तो आप तो पहले आपको अपने शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना पड़ेगा। आप शिक्षा प्रणाली दे रहे हो ट्रेडिशनल और कह रहे हो कि हम लोगों को एसएमई के तहत रोजगार उपलब्ध कराएंगे और वो स्किल्ड लेबर का काम है, जो जा करके कोई न कोई एक उत्पाद तैयार करता है और मार्केट में लेके जाता है। जो अनस्किल्ड लेबर है, जो ट्रेडिशनल बीए, एमए और बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है, एमबीए कर रहा है, वो कौन सा एसएमई के तहत लोन ले ले और इसके बाद जाकर के कौन सा रोजगार शुरू कर देगा? जितना पैसा आप दे रहे हैं इन लोगों के लिए, मतलब वो समझने के लिए तैयार नहीं होकर वो ये निकल के आ रहा है कि यहाँ का बेरोजगार, उस पर आरोप लग रहे हैं बेरोजगारों पर कि वो चाहता है, उसने एमए की डिग्री ले लिया, बीए की डिग्री ले लिया, उसको एक कुर्सी मिल जाए और वो कुर्सी तोड़ता रहे। ये आरोप लग रहे हैं बेरोजगारों पर। नहीं, देखिए, कुर्सी तोड़ना कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति, अगर कोई आप प्रोफेशनल डिग्री में या कहीं भी चले जाइए, कोई भी अगर एक उद्यम खड़ा करता है तो उस उद्यम को चलाने वाला वही शिक्षित वर्ग जो जाकर के दूसरी जगह नौकरी करता है वही है। ऐसा नहीं है कि उस उद्यम का मालिक जाकर के उस उद्यम को चला रहा है। तो यही व्यक्ति जो बेरोजगार है, यही जब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाता है तो उद्योग को यही चलाता है, किसी भी दुकान को यही चलाता है। तो अगर इसको आप इतना सक्षम खुद बना लीजिए कि इसको इतना पैसा दे दीजिए, एक तो इंटरेस्ट रेट आपका इतना हाई है, दूसरे बैंक में चले जाइए तो लोन इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है, ऊपर से आपका मोदी जी तो लगातार देखिए बांटना एक चीज भाई, रेहड़ी वालों को, ठेले वालों को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं जिससे कि वो अपना रोजगार स्थापित कर सके बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी गिरवी चीज रखे ये रोजगार बांट रहे हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों के, जब एड्रेस वेरिफिकेशन की बात आई थी, मैं उन्हीं रेहड़ी वालों की बात कर रहा हूँ जिनको मोदी जी ने डायरेक्ट संबोधित किया था। उसी रेहड़ी वाले के एड्रेस वेरिफिकेशन में पूरा प्रशासन लगा था, तब जाकर के एड्रेस वेरिफिकेशन हो पाया था। उसको 3 दिन पहले ट्रेनिंग दी गई थी कि तुमको मोदी जी से कैसे इंटरेक्ट करना है, मोदी जी से कैसे बात करना है, मोदी जी को क्या क्या बताना है। तो ये इंटरेक्शन देखिए करने की नौबत ना आए। अगर हम बिहार की बात कर ले, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए। बिहार में अगर यही लोग, अगर आज नीतीश जी इन्हीं प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दिए होते
इन्हीं प्रवासी मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था करने में लगा दिए होते तो आज इनको ये न कहना पड़ता कि 10 लाख रोजगार आएगा कहां से, हम 19 लाख रोजगार देंगे, या हम इतनी ज्यादा इनको रैलियां न करनी पड़ती, क्योंकि इनके लोग मुरीद हो जाते हैं, इनका सुशासन पहले से ही है। ठीक बात नहीं, पहले तो नीतीश कहते रहे कि 10 लाख रोजगार देंगे कहां से, बिहार का बजट है 2.25 लाख करोड़ रुपया, उसमें से 50% चला जाता है, अपना 50 लाख चला जाता है, 46 लाख करोड़, उसने 46 करोड़ कितना उसने बताया था तेजस्वी ने, 86,000 करोड़ चला 46,000 करोड़ चला जाता है वेतन भत्ते पर, वापस 26,000 करोड़ इनका वापस हो जाता है, वो उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाते। आप मजे की बात ये देखिए कि लालू यादव के जंगल राज का या उनके जातिवादी राजनीति का ये लोग ढिढोरा पीटते रहे, लेकिन इसके बावजूद जनता आज इतनी त्रस्त है, बेरोजगारी उसको इतना खाया जा रही है कि इसके बावजूद लोगों ने तेजस्वी की बात पर भरोसा किया। आप देखिए योगी जी वहां प्रचार करने जाते हैं, इन्होंने पूरा राम मंदिर का मुद्दा उठाया, एनआरसी का मुद्दा उठाया, चीन का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान का मुद्दा उठाया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया। इसके बावजूद ओवैसी को ले लीजिए, ओवैसी जी हैदराबाद से आते हैं, एनआरसी और एनसीए का मुद्दा उठाते हैं, जनता ने नकार दिया। इसके बावजूद मोदी जी आते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, जंगल के युवराज की बात करते हैं, और एक अकेले नवयुवा पर, जब आप सोचिए नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तब नवयुवा वो एक युवक था, वो 15 साल का लड़का था, नाबालिग लड़का था, वो आईपीएल खेल रहा था जी। आज वही नाबालिग लड़का उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा है, और उनकी सत्ता को चुनौती ही नहीं दे रहा है, बाकायदे डिफेंड कर रहा है, और लोग उसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं ना। ठीक है, आएंगे भूपेंद्र जी, हमारे साथ में फिर से जुड़ चुके हैं हाफिज गांधी साहब, डॉक्टर अब्दुल हाफिज गांधी साहब, क्या लगता है कि मैं सवाल आपसे वही पूछ रहा हूं, क्या जनता भारतीय जनता पार्टी की बातों को समझ नहीं पा रही है? क्या प्रलोभन दिए गए, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, उसके बाद कहा गया नौकरियों की बात नहीं की थी, हमने स्वरोजगार की बात की थी, तो चलिए स्वरोजगार की बात कर लेते हैं। स्वरोजगार में मुद्रा लोन इन्होंने स्टार्ट किया था। मुद्रा लोन में अगर एवरेज आप निकालेंगे तो 91% यानी 91% लोगों को 22,000 रुपए से कम मिला है। तो क्या 22,000 रुपए में इस तरह का कोई भी स्वरोजगार किया जा सकता है? तो सरकार जो है वो डबल इंजन की सरकार, चाहे वो यूपी में हो या केंद्र में हो, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं जो हमारे युवा हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि युवा जो है लायक ही नहीं है, और वो कहते हैं कि तुम्हें जो है जन्म जन्म तक परेशान करूंगा मैं। तो ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने का काम करती है। अभी आप देखिए कि नहीं, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर गांधी जी, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए ओडीओपी के जो प्रोडक्ट है वो तो अमेजन तक बिक रहे हैं, धूम मचा रहे हैं अपने वो प्रोडक्ट। कि किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है इस तरह से। तो आप ये देखिए कि जो अभी जो आत्मनिर्भर योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी कोरोना काल के अंदर, उसमें कहा गया था कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं मजदूर उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सबको हम रोजगार दे रहे हैं। तो उसके अंदर जो पहले से भट्टा बंद हो गए थे, जो भट्टे खुलने के बाद जो दोबारा से रोजगार पर लोग आए, उनको भी काउंट कर लिया गया, मनरेगा के लोगों को भी काउंट कर लिया गया है। जबकि मनरेगा में यह है कि 100 दिन का जो रोजगार है वो तो हर सरकार को देना है, आप उनको नए रोजगार के रूप में क्यों काउंट कर रहे हैं? तो ये जो बेवकूफ बनाने का जो धंधा है सरकार का, मैं समझता हूं कि उसको छोड़ देना चाहिए। और जो ये हमारे प्रदेश के युवाओं को जो मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि वो किसी लायक नहीं है, ये ख्याल मुख्यमंत्री जी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश का जो युवा है वो बहुत लायक है, वो हर तरह से मैं समझता हूं कि सक्षम है रोजगार पाने में। लेकिन सरकार नौकरियां तो निकाले। जैसा अभी हमारे एक जो एक्सपर्ट बुलाए हैं वो बता रहे थे कि जब युवाओं ने सरकार पर जो है हमला बोला, तब सरकार ने कहा कि हम जो है 6 महीने के अंदर भर्तियां कर देंगे। तो क्या ये भर्ती इलेक्शन को देख के की जा रही है? क्या ये प्रलोभन इलेक्शन देख को किया जा रहा है? इतने 4.25 साल में सरकार ने कोशिशें क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है सरकार से। ठीक है सर, ठीक है सर। उपाध्याय जी के पास, उपाध्याय जी आपको क्या लगता, सारे लोगों को आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया पहले बता दीजिए, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। मित्र कह रहे थे कि सारी भर्तियां भी की गई। आप जानते हैं कि 3 लाख से अधिक नौकरियां, ये जो बता रहे हैं कि वो 2-3 महीने से आंदोलन किया गया, सब इसके पहले की हैं। अभी जो 69,000 नौकरियां सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से रुकी थी कि शिक्षा मित्रों के मसले पे फैसला होना था, तो उसमें से 31,000 नौकरियां ही हुई हैं और 3,000 माध्यमिक की। केवल 34,000 नौकरियां उसके बाद की हैं। सारी नौकरियां 3 लाख से अधिक। हमारी सरकार में 3,34,000 से अधिक नौकरियां अब तक सरकार दे चुकी। लेकिन सर अभी खाली 31,000 ही हुई है 69,000 में से, अभी 34,000 बाकी है उसमें। दूसरी जी गलतियां हैं। आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने नहीं। जब आप बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूँ। मेरी प्रार्थना है
जी 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 बिल्कुल ठीक बात है, अपनी बात रख लीजिए सर जी। कि जितनी भी नौकरियां, जैसे मैंने जो आंकड़ा देखा है, हो सकता है मेरे मित्रों को पसंद ना आए। 5 साल में बसपा ने कितनी नौकरियां दिया? 1 लाख। सपा ने कितनी दिया? 2 लाख। हमारी अभी 3.5 साल की नौकरी सरकार में 3,34,000 नौकरी हम दे चुके हैं। और मुझे उम्मीद है लेकिन उपाध्याय जी, आप तो चूंकि बहुत बेबाकी से चीजों को रखते हैं, मैं 2 चीजें आपसे समझना चाहूंगा। एक तो दिल्ली का चुनाव हुआ, वहां पर बुनियादी मुद्दे उठाए गए, बेसिक एजुकेशन, स्वास्थ्य और पानी, बिजली, और वहां की जनता ने केजरीवाल को भरपूर समर्थन दिया। और यहाँ बिहार की अगर हम बात करिएगा तो बिहार में भी सारे तेजस्वी ने बुनियादी मुद्दे उठाए, और अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो आपके लिए हितकारी नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, बुनियादी मुद्दों पर लौट के आना पड़ेगा? ये जो अभी आरोप हम लोगों पर लगाया जाता है, ये दूसरे लोग मुद्दे उठाते हैं। अब जैसे मैं यदि कहूँ तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बिहार की राजनीति में माई फैक्टर बहुत लंबे दीर्घ काल से चल रहा है, वो भी कहीं गया नहीं है, आज भी माई फैक्टर है। हो सकता है कुछ और लोग भी उनको प्लस किए हो या न किए होंगे, तो कल के बाद पता लगेगा। लेकिन ये क्षेत्रवाद, जातिवाद और जो धार्मिक पोलराइजेशन है, कहाँ हमारे लिए जाता है, लेकिन करते और लोग हैं और लगातार करते हैं, उसका उनको फायदा भी होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नुकसान भी होता है। गायब हो गए ये मुद्दे, अपनी जगह पर हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं कि बहुत अच्छी बात है, मैंने तो पहले कहा मैं स्वागत करूंगा अगर ये बातें समाप्त हो जाएं। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र ने कहा कि योगी जी कहते हैं कि यहाँ की युवक किसी लायक नहीं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ ऐसी बात है न बोले। योगी जी मंत्री जी, योगी जी ने कहा है, संत हैं, उनका सम्मान है, संत हैं, उनका सम्मान, बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है। इस प्रदेश का युवा लायक नहीं है। आप रिकॉर्डिंग, आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा मंत्री जी। अच्छा मुझे सुन लीजिए आप थोड़ा। मैं ये कहता हूं कि ऐसा वो कभी नहीं कह सकते। और मैं एक बात आपसे कहता हूं, मेरे सपा के मित्रों को बुरा लगेगा। नहीं सर, एक उपाध्याय जी, नहीं सर, एक उपाध्याय सर, एक बात सुन लीजिए। इलाहाबाद में अभी वैकेंसी निकली थी और उसमें कह दिया नॉट फाउंड सुटेबल। 400-450 वैकेंसी थी, वहां पर उचित उम्मीदवार ही नहीं मिले। मेरी बात बुरी लगे, जब यहाँ नकल का बोलबाला था, तो नकल में जब बच्चे पास हो जाते हैं तो जो कंपटीशन होता है उसमें उनको क्वालिफाई करने में दिक्कत होती है। इसलिए हमारी सरकार ने नकल बंद किया, टाइम से इम्तिहान, टाइम से रिजल्ट। आपने नकल बंद किया, ये अच्छी बात है। नहीं सर, आपने नकल बंद किया, ये अच्छी बात है। आपने सुशासन चलाया, ये अच्छी बात है। लेकिन लोगों को बुनियादी मुद्दों की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। आप आयुष्मान लेके आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसके हिसाब से हम वर्ल्ड में नीचे से दूसरे नंबर पर हैं। होने चाहिए और प्रजातंत्र में यही मुद्दे कारगर भी होने चाहिए, और अगर ऐसा हो सका तो ये भारत के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। ये आपकी अच्छी बात है। मैं इसीलिए आपका बड़ा कायल हूं कि आप बहुत ईमानदारी से बात करते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत रिगार्ड करता हूं कि आप बिल्कुल चाहे जो भी हो अच्छी तरीके से बातों को अपने रखते हैं। जी विनोद चौधरी जी, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, हालांकि आपके राजनीतिक गुरु हैं ये, लेकिन फिर भी राजनीति में चलता रहता है, आप सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, वैसे तो मैं बताता हूं प्रदीप भाई जी के उपाध्याय जी अपने ईमानदारी की मिसाल, और ये उनकी कृपा है। नौकरी में भी वो वेदाक रहे और आज मंत्रिमंडल में भी वेदाक हैं। तो जो उनके बारे में कहा जाएगा वो कम नहीं है, लेकिन पार्टी के बारे में अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल सही है कि आप देखिए एयरपोर्ट बेचा तो अडानी का बोर्ड लग गया लखनऊ में। जितना भी रेलवे बेचना है, LIC बेचना है, तो इससे क्या रोजगार मिलेगा? ये तो उन प्राइवेट लोगों का नौकर बनाना चाहते हैं। जो कभी सामंती प्रथा होती थी इस देश में, उस प्रथा को वापस लाना चाहते हैं कि अडानी और अंबानी ही सिर्फ यहां नौकरी देंगे। बकाया सरकारी नौकरियां तो धीरे धीरे खत्म करने की ओर ले जाते हैं। आप देख लीजिए, रेलवे जो इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी देती थी उसको भी प्राइवेट कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट देखिए, अब सारा गवर्नमेंट ने बनाया,
अडानी का बोर्ड लगा कि नहीं लगा, बताइए प्रदीप जी। जी बिल्कुल। तो ये तो प्राइवेटाइज करके नौकरी खत्म कर देंगे और नौकर होंगे हम प्राइवेट लोगों के। निजी बताइए भाई उपाध्याय जी, निजीकरण करके आप खत्म करें नौकरी, आरोप लगा रहे आपके पर। एयरपोर्ट में केवल जो हमारी सुविधाएं हैं, सुविधाओं का उनको कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी एयरपोर्ट का काम उनके जिम्मे नहीं है, ना कोई एयरपोर्ट बेचा गया, ना कभी बेचा जाएगा, और न रेलवे का कोई एक। सर 50 साल की लीज पर दिया गया उनको, फिर सरकार उसमें इंटरफेयर कैसे कर सकती है? अभी जो चला रहे हो बनारस से दिल्ली जो तेजस चली है वो प्राइवेट ही तो है। नहीं आप बताइए, तो उसमें प्राइवेट लोग काम करेंगे। गवर्नमेंट की नौकरी में जहाँ 40,000 मिलता, वहाँ प्राइवेट को 10,000 रुपया मिलेगा, और उसमें से भी 50% उस कंपनी को देना पड़ेगा। जो निजीकरण है इसकी शुरुआत हमारे मनमोहन सिंह जी, पहले नरसिंह राव जी, फिर मनमोहन सिंह जी ने किया था। उसका कारण सिर्फ ये था कि उनको लगा कि प्राइवेटाइजेशन से निश्चित रूप से सुविधाओं में सुधार होगा। उपाध्याय जी माफ करिएगा, वो निजीकरण नहीं था, उदारीकरण था सर जी। माफ करिएगा उपाध्याय जी, भूपेश तिवारी जी कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं भूपेश जी। माफ करिएगा, आप सरकार में हैं, वो उदारीकरण का दौर था। उदारीकरण हमारी मजबूरी थी 1991 में। हमारा इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था सर, और हमारे ऊपर यूएस का सैंक्शन लगा हुआ था। यूरोपीय यूनियन ने ट्रेड करना बंद कर दिया था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो प्राइवेटाइजेशन नहीं था, वो उदारीकरण था, लिबरलाइजेशन था सर। प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन में अंतर होता है, आप गलत कह रहे हैं। अरे सर आप गलत कह रहे हैं, आज उदारीकरण नहीं, आज निजीकरण का दौर है, आज उदारीकरण का दौर नहीं है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि उस समय क्या तमाम बड़े बड़े जो घाटे के हमारे कंपनियां थी बेची नहीं गई थी क्या? आप मुझे बताइए। वो भी नहीं तमाम नहीं, तो घाटे की बेची गई मंत्री जी, तो मुनाफे की है वो नहीं बेची गई, तो मुनाफे की बेच गए। नहीं, तो अभी एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा गया, बेच रहे घाटे की बेच। नहीं आप इकोनॉमिक पे अगर चीज को नहीं जानते हैं तो सर उसको काहे बयान दे रहे हैं? आप इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर कोई चीज नहीं जानते हैं तो उसको बयान ना दें। जी, वो कह रहे हैं कि वो उदारीकरण था, ये निजीकरण है, दोनों में अंतर है। भूपेश जी का ये कहना है उपाध्याय जी। उसी समय जब उदारीकरण किया, वो देश की आवश्यकता थी, और उदारीकरण निरंतर तब से लगातार हर सरकार आगे बढ़ा रही, चाहे कोई सरकार आई। दूसरी बात सर, नियमों में उदारीकरण करना तो अभी सरकार ने भी किया है। कारखाने थे तमाम बेचे गए, उसी समय से शुरू हुआ, और उनको प्राइवेट लोग। जैसे एक दो का नाम बता दीजिए। नहीं, एक दो का नाम बता दीजिए। आप ये बताओ, आप तो मुनाफे के बेच रहे हो। नहीं, कोई नहीं घाटे के बेचे होंगे। आप बताइए। अभी आपने ही अरुण शौरी के खिलाफ जांच बैठाल के उदयपुर का जो होटल बिका उस पे FIR हुई है, तो वो इतने सस्ते दामों में बिका है, इसलिए जांच बैठा ली। इसलिए कि वो विनिवेश मंत्री थे, और डिसइन्वेस्टमेंट मैंने बताया कि जब नरसिंह राव जी थे, फिर मनमोहन सिंह जी आए, उनसे अब आप नाराज हो ना, वो आपके खिलाफ बयान देते, वरना तो और इस पर न जाए विनोद जी ने बहुत उधर चला जाएगा। अभी इसी में रहे, जो मामला चल रहा है इसी पर रहिए। ऐसा है कि अरुण शौरी जी की जांच किसी व्यक्ति की नहीं होती, जांच किसी प्रकरण की होती है। उस प्रकरण में जो व्यक्ति आते हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो कोई शौरी जी की जांच नहीं थी। कोई होटल अगर कम दाम पे आप इन्वेस्टमेंट हुआ और बहुत बिके, उन पर जांच क्यों नहीं हो रही? मंत्री है। अरे शौरी जी तो आप ही के मंत्री है चेतन ना। उपाध्याय जी, शौरी जी तो आप ही के मंत्री थे। जिसकी गलती पाई जाएगी, जिस प्रकरण में, वो सभी दोषी दंडित होंगे। सीधा सवाल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे,
जब बेचा था। ठीक है सर, आएंगे आपके पास में जी। डॉक्टर अब्दुल हाफिज गांधी जी, आपको क्या लगता है, समय कम बचा है हमारे पास में, कि अब चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश के हो, बंगाल के हो, तमिलनाडु के हो, पंडिचेरी के हो, असम के हो, ये चुनाव सब बुनियादी मुद्दों पर लड़े जाएंगे? चीजें हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, जातिवाद हो, या इस तरह की और भी जो चीजें हैं, वो पॉलिटिक्स से खत्म होनी चाहिए, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स से खत्म होना चाहिए। और जो बुनियादी मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, रोटी, जमीन जायदाद के जो मुद्दे हैं, मैं समझता हूं कि वो प्रमुखता से बाहर आने चाहिए। और सभी पार्टियों को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये बुनियादी मुद्दे ही जो है चुनाव में ज्यादा प्रखर हों, और जो बाकी नेगेटिव मुद्दे हैं वो साइडलाइन किए जाएं। तो बिहार इलेक्शन से मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, और मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन में भी इसका रिजल्ट और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जी विनोद चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अब्दुल हाफिज गांधी जी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव से शुरुआत हुई, लेकिन मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा। मुझे लगता है इसकी शुरुआत दिल्ली चुनाव से ही हो गई थी। दिल्ली चुनाव में भी बुनियादी मुद्दे ही उठाए गए थे। देखें, शीला दीक्षित ने जो विकास किया था, लगातार 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई थी उन्होंने, तो विकास का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा तो रहा है। लेकिन जब सांप्रदायिक मुद्दे आए, जो भटकाव वाले मुद्दे आए, उनमें जनता कुछ भटक गई। बकाये मुद्दा तो हमेशा रहेंगे कि रोजगार रहेगा और विकास रहेगा, क्योंकि इन्हीं के लिए सरकारें बनाई जाती हैं कि ये विकास करें और रोजगार दें और सुविधाएं दें इस देश की जनता के लिए। इसी के लिए सरकारों का गठन है। लेकिन बीच बीच में जो मुद्दे भटका के, जैसे समझाने से नहीं मानता आदमी और बहकाने से मान जाता है, तो ये मुद्दा बीच में जो आए हैं वो बहकाने वाले आए। अब मुद्दों पे ही श्री गणेश पहले भी हुआ केजरीवाल के टाइम में, और जो आखिरी है, आखिरी तो नहीं है, लगातार रहेगा। लेकिन कल जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल रोजगार पर आधारित रिजल्ट आएगा। ये अगर बुनियादी चीजें सरकार मुहैया नहीं कराएगी तो आने वाले समय में सांप्रदायिक मुद्दे नहीं भेजा पाएगी। राष्ट्रवाद का मुद्दा जो फर्जी उठाते हैं वो भी नहीं चलेगा, ये सामने आ जाएगा। जी उपाध्याय जी कह रहे हैं अटकाने और भटकाने वाले मुद्दे नहीं चलेंगे। ऐसा है कि शीला दीक्षित की हार को भी विनोद जी कहते हैं मुद्दों से जीत गए केजरीवाल। केजरीवाल ने तो कोई काम नहीं किया था, शीला दीक्षित ने बहुत काम किया था। अरे वो अन्ना को लेके आए थे केजरीवाल, अब अन्ना कहाँ चले गए? हाँ, जो मुद्दा लोकपाल का बिल लाए थे, वो लोकपाल कहाँ चला गया? जिस पर इन लोगों ने हंगामा काटा, और कहाँ गए वो अन्ना? अन्ना अपने घर चले गए और केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हो गए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि विकास किया शीला जी ने, बहुत तमाम वहां पर फ्लाईओवर अगर आज बनवाए, और अपनी सीट हार गई। इसलिए भरमाने में भाई केजरीवाल ने ऐसा वो मुद्दा लाए कि उन्होंने कहा कि जो है अन्ना को लेके आए कि लोकपाल बनाएंगे। अब लोकपाल कहाँ गया? 10 साल हो गए। नहीं विनोद चतुर्वेदी जी, पहली बार तो उन्होंने भटका के चुनाव जीता, लेकिन दूसरी बार उन्होंने बुनियादी मुद्दे ही उठाए। स्वास्थ्य चाहे बात करें, बिजली, पानी, एजुकेशन, इन सब के मुद्दे ही उठा करके जीते। मेरी एक बात और सुनिए, विनोद जी को मैंने भी एक जवाब दिया कि शीला जी ने बहुत काम किया दिल्ली में, लेकिन अपनी सीट हार गई वो। एक बात। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, 15 साल राज भी किया सर। हाँ हारी ठीक है, लेकिन 15 साल तक दिल्ली पर राज किया, दिल्ली सल्तनत की वो। जी ये बड़ा दुख का विषय है कि इतना काम करने वाली इतनी बढ़िया चीफ मिनिस्टर अपनी सीट हार गई। एक बात। दूसरा मैं कह रहा हूं कि उसके बाद आप देखिए, अब की बार जो चुनाव हुआ दिल्ली में, मैं आपको ज्ञान होगा लेकिन मैं फिर उस बात को कह दूं, कांग्रेस का मत केवल 5% है। जिसने 3 बार दिल्ली में राज किया हो, उस पार्टी का 5% मत है, और सारा वोट चला गया वो। लेकिन कांग्रेस ने हार के भी आपको हरा दिया, कांग्रेस ने हार के भी आपको हरवा दिया, ये कहा जाएगा दिल्ली में। नहीं घटा हमारा वोट परसेंट वही जो हमेशा था, लेकिन कांग्रेस का वोट 70 में से 67 सीटें मिल गई, लेकिन केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें मिल गई। इस बार हमारी 63 है उनकी, पिछली बार उनको मिल गई। सीटें चलेगी जी 63 सीटें चलेगी जी। मेरे कहने का मतलब है ठीक है, ये चुनाव का विषय इतना
चुनाव का बातें विषय बहुत होती ही हैं। कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, चुनाव का विषय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। भूपेन जी करूंगा। भूपेन जी, क्या अब बयार बदल चुकी है और अब बुनियादी मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना होगा, अटकाने भटकाने और विभाजन करने वाले मुद्दे खत्म? देखिए, हमको थोड़ा सा ये लगता है कि ये शुरुआत हुआ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से बिहारी अस्मिता को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे, या यूपी के लोगों को, उत्तर भारतीयों को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे, जिनको अपने स्टेट में काम करना चाहिए, उसी मुद्दे को बीजेपी ने ना भुला करके, यद्यपि बीजेपी ने शुरू किया था इस मुद्दे को, लेकिन यूपी में योगी जी ने इस मुद्दे को शुरू किया और उसी को लपक लिया उधर तेजस्वी ने। और तेजस्वी ने उस मुद्दे को बहुत कायदे से बिहारी अस्मिता के साथ जोड़ करके उन्होंने इस मुद्दे को बड़ा आगे बढ़ाया कि अगर वहां पर उद्योग होते, अगर वहां पर शिक्षा का स्तर होता, तो वहां के बच्चे बाहर पढ़ने ना जाते। वहां का 90% बच्चा अगर बीटेक करना है, एमबीए करना है, कोई प्रोफेशनल डिग्री देना है, तो या तो साउथ जाता है या तो एनसीआर भाग के जाता है, वहां कोई है नहीं है। नहीं, क्या लगता है कि अब बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगी? बेरोजगारी ही बड़ा मुद्दा नहीं होगा, शिक्षा भी एक मुद्दा होगा और स्वास्थ्य भी एक मुद्दा होगा। और मैं आपको बताऊं, ये आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी यही बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और इस मुद्दे को यद्यपि ममता बनर्जी पोलराइजेशन का काम अभी से करना शुरू कर दी है, उसकी काट बीजेपी ने भी खोजना शुरू कर दिया है। लेकिन आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में मैं आपको आज बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं, लिखित कर सकता हूं कि ये आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी यही मुद्दा बनने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हम आज तक बुनियादी मुद्दे को ढंग से नहीं उठा पाए। और बुनियादी मुद्दे बहुत शुरुआत में उठाए गए, लेकिन उनकी पूर्ति नहीं हो पाई। देश की जनता आज भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे पानी के लिए, बिजली के लिए तरस रही है। और यहाँ पर अटकाने भटकाने तमाम मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन ये अच्छी खुशखबरी है कि अब एक बार फिर से जनता उन मुद्दों की ओर लौट रही है, मजबूर कर रही है राजनीतिक पार्टियों को कि वो उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ें और उनकी इन इच्छाओं की पूर्ति करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।